Good morning, everyone. Welcome to Economic Times Daily News Analysis and Explanation. So today is Friday and it is 15 अप्रैल. कवर करेंगे हम इकोनॉमिक टाइम्स को. अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं. उसके थ्रू आपको पिंड मैसेजेस के अंदर सारी पीडीएफ्स वगैरह मिल जाती है. इसके अलावा अगर आप कोई भी आप में से लिंक्डइन पर है, मैं आपको एक प्रोफाइल दिखाता हूँ. ये है प्रोफाइल शुभम कंडोई. इसके आप देख सकते हैं 2872 फॉलोअर्स हैं और ये लिंक्डइन पे बहुत ही एक्टिवली कंटेंट क्रिएट करता है. अब नीचे देख सकते हैं 40 मिनट अगो एक पोस्ट है, 15 आवर्स अगो, 2 डेज अगो. बेसिकली डेली बेसिस पे एक पोस्ट करता है और इसने अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है जिसपे लिंक्डइन की टिप्स देता है. तो अगर आपको लिंक्डइन ग्रो करना है, कम से कम मतलब इतना तो आप इंश्योर कर सकते हैं कि आप इस लेवल तक पहुंच जाएंगे अगर आप इसकी टिप्स फॉलो करते हैं, क्योंकि ये बहुत बेसिक लॉजिक है. तो मैं आपको एक लिंक दे दूंगा वीडियो का इसके चैनल का, तो आप उसके जाके एक बार देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं. अगर आपको ठीक लगता है तो आप उसकी चीज़ें इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं. तो अब स्टार्ट करते हैं हमारे मेन इकोनॉमिक टाइम से. पहली न्यूज़ है, मस्क मेक्स 43 बिलियन हॉस्टाइल टेक ओवर बिड फॉर ट्विटर. तो ऐसा तो नहीं सकता कि आपने कल मस्क और ट्विटर से रिलेटेड आपकी कोई मीम या कोई आर्टिकल ना देखा हो. तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि इलॉन मस्क ने 43 बिलियन की बिडिंग लगाई है टेक ओवर करने के लिए ट्विटर को. तो बेसिकली क्या है कि मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं. अगर कोई आप लिस्टेड कंपनी को अक्वायर कर रहे होते हैं, लिस्टेड कंपनी का पहले ही शेयर ट्रेड हो रहा होता है, तो उस शेयर अगर उतनी ही शेयर में आप खरीदना चाहेंगे तो कोई पॉइंट नहीं बनता है, क्योंकि उतनी तो वैल्यूएशन कंपनी की ऑलरेडी है. तो उससे ऊपर आप कितना प्रीमियम देना चाहते हैं वो आपका एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है इसके अंदर. अगर हम देखें तो अप्रैल 1 को जो आपका प्राइस था वो 45.81 था, मतलब $45.81 सेंट्स था. तो यहाँ पर इलॉन मस्क ने जो बिडिंग लगाई है, जो 43 बिलियन पे कंपनी को वैल्यू करती है, वो कंपनी का एक शेयर ले आती है $54.20 पर शेयर. तो बेसिकली 38% ये अबव देना चाहते हैं देन द लास्ट ट्रेडिंग प्राइस ऑन अप्रैल 1. अच्छा, ये अप्रैल 1 इसलिए लिखा है क्योंकि एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क लेके चल रहे हैं. अप्रैल 1 को फाइनेंशियल ईयर नया वाला स्टार्ट होता है, इसीलिए अप्रैल 1 एक अच्छी फिगर हो जाती है. और अभी भी अगर आप देखेंगे तो अभी भी 54 से ऊपर नहीं चला गया प्राइस. बहुत ही कम फ्लक्चुएशन इसके अंदर अभी तक आया था. अब इसके अलावा ये तो मैंने आपको बता दिया, $54.20 दे रहा है ये पर शेयर. इसके अलावा पूरी कंपनी की वैल्यू हो जाती है 43 बिलियन और ट्विटर इनकॉर्पोरेटेड प्राइवेट ये डील में कर देता है ऑफर. और ऐसा क्या होता है, अगर कोई भी ऐसी बड़ी डील होने वाली होती है जिसके अंदर कोई पर्सन या कोई एंटिटी ऐसे इन्वॉल्व होती है, उसको ब्लॉक डील बोलते हैं. ब्लॉक डील को आपके रेगुलेटर जो होता है उसके साथ अप्रूव कराना पड़ता है. तो वहाँ का जो यूएस का सेबी है, एक तरीके से एसईसी उसका नाम है, आप देख सकते हैं इधर, मैं हाईलाइट कर देता हूँ. ये रहा एसईसी, यूएस एसईसी लिखा है. तो ये बेसिकली है सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन, एसईसी की फुल फॉर्म. तो यहाँ से उसको अप्रूव भी करा लिया है इलॉन मस्क ने, आफ्टर टर्निंग डाउन द चांस टू टेक द बोर्ड सीट इन द कंपनी. तो ये एक एडिशनल बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन लिखी है कि यहाँ पर जब इन्होंने प्रपोजल अप्रूव कराया एसईसी से, तो यहाँ पर उससे पहले इनको ट्विटर के अंदर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर सीट मिल रही थी, उनको इन्होंने मना कर दिया और अभी पूरी कंपनी खरीदने के लिए प्रपोजल दे रहे हैं. इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है, ऐसा काफ़ी सारी मीडिया हाउसेस और यूट्यूब वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा. और यहाँ पर इससे रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन आई है कि इन्होंने एक टेड कॉन्फ्रेंस के अंदर, टेड आपको पता ही होगा, टेडएक्स के काफ़ी सारे टॉक्स आते हैं बाहर. तो टेड एक कॉन्फ्रेंस हुई थी थर्सडे को वैंकूवर के अंदर, जिसकी वीडियो शायद यूट्यूब पे भी अवेलेबल है. तो यहाँ पर उन्होंने बोला था कि अगर ये हमारा एक्विजिशन का प्लान फेल हो जाता है या वो मना कर देते हैं अपने ऑफर को, तो ये प्लान बी भी इनके पास रेडी है. और उन्होंने उसको एलैबोरेट करने से मना कर दिया बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस. आगे चलते हैं. जोमेटो सर्व्स अप अ सेवियर फूड क्वालिटी पॉलिसी. ये बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है और इसके कोई मेरे ख्याल से कॉन्सिक्वेंसेज ज़्यादा नहीं होंगे जो आपको ऐसे फाइनेंशियली फ़र्क पड़ेगा. तो इसके अंदर बेसिकली जोमेटो अपना एक जो रेटिंग होती है कस्टमर्स की, या सॉरी रेस्टोरेंट्स की बोलना चाहिए, जो रेटिंग होती है रेस्टोरेंट्स की जो कस्टमर्स करते हैं, उसके अंदर एक और एडिशनल पॉइंट लेके आया है कि जो आपका कस्टमर अगर रेटिंग किसी को देगा उसके अंदर एक और रेटिंग इंट्रोड्यूस करेगा, सेवियर फूड क्वालिटी. तो अगर कहीं से आपका फूड आता है वो बहुत ही ख़राब है, तो आप उसको सेवियर फूड क्वालिटी का रेट कर सकते हैं. उसके ऊपर जोमेटो डिलीजेंस करेगा, उसको देखेगा, चेक करेगा अगर वो सही में ऐसा है, या नंबर ऑफ कंप्लेंट्स कितनी है, ये सब मेजर से चेक करेगा. अगर ऐसा होता है कि उसकी फूड सही में ख़राब है तो टेम्परेली डिसेबल कर देगा वो अपने प्लेटफॉर्म से, और उसको पर्सनली जाके वो फिजिकली जाके बोलेंगे कि आप ये ऐसा फूड क्यों डिलीवर कर रहे हो, या फिर हमारे यहाँ पे डिलीवर कर रहे हो, या फिर आप बेचते ही ऐसे हो. तो उसको फिर डीलिस्ट करा देंगे अपने प्लेटफॉर्म से. तो इस तरीके से आपका एक मेजर लेके आया है. अब इससे एनआरएआई एक अथॉरिटी है जिसके फुल फॉर्म को नीचे भी देखने को मिलेगी. तो इन्होंने बेसिकली क्या किया है, मैं आपको पहले फुल फॉर्म दिखा देता हूँ.
तो ये फुल फॉर्म नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो बेसिकली इसके अंदर क्या है, सॉरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये बोला है एनआरएआई ने कि ये जोमेटो अपने हाथ में इतनी पावर कैसे ले रहा है, क्योंकि आप समझ सकते हैं आज की डेट में काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जो जोमेटो ओनली हैं, मतलब कि आप उसको जोमेटो पे ही ऑर्डर कर सकते हैं, उनका मेन पूरा बिजनेस ही जोमेटो पे डिपेंडेंट है। तो उसमें सिर्फ जोमेटो एक ऐसी अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए जो इसको डिसाइड कर रही हो, कुछ उसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन होना चाहिए, ऐसा एनआरए का कहना है। ऐसा मतलब मैं सपोर्ट करता हूँ इस बात को या नहीं, वो एक अलग कंसर्न हो जाएगा, वो मैं यहाँ पे नहीं डिस्कस करना चाहता। जोमेटो विल अंडरटेक इन्वेस्टिगेशन टू असर्टेन जेन्युइननेस ऑफ द कंप्लेंट, ये मैंने आपको बता दिया जो डिलीजेंस वाला पॉइंट था। व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ वायलेशन, तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है जो इकोनॉमिक टाइम्स ने ही एक्चुअली रेज किया है, जिसके अंदर ये बोला गया है कि अगर आप जोमेटो मतलब रेस्टोरेंट को टेम्परेली डिसेबल कर देगा या डीलिस्ट कर देगा, तो हो सकता है कि वो बंदा या जो रेस्टोरेंट ओनर है वो किसी और आईडी से किसी और नाम से प्रॉपरली पूरा रजिस्टर करा दे। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, वो वायलेट कर रहा होगा जब आपके टेम्परेरी डिसेबलमेंट हो, तो आप क्या कर सकते हैं, फिर जोमेटो ने बोला कि हम उसको परमानेंटली डिसेबल कर देंगे, और उसका कोई भी अगर ऐसा होता है तो हम इस ऑफेंस को लेंगे और इसके ऊपर एक लीगल एक्शन लिया जाएगा। आगे चलते हैं, नो अर्जेंसी फॉर रुपी रिबल। अच्छा, आर ई जब लिखा होता है, ऐसी अगर आपको सेंस आ रही है कि आर ई लिखा है और करेंसी वगैरह के बारे में बात हो रही है, तो इसका मीनिंग होता है रुपी, और वैसे तो आर ई का मतलब रिपीट होता ही है, बट यहाँ पर रुपी है, रुपी और रूबल। रूबल मतलब एक करेंसी है जो मेनली रशिया के अंदर चलती है, बट मैं आपको सिर्फ रशिया बोल के थोड़ा सा गुमराह करूँगा, तो वो नहीं करना चाहता मैं। तो यहाँ पर रशिया के अलावा साउथ ओसेशिया एंड अब्जाकिया शायद इसका प्रोनाउंसिएशन होगा, तो इन तीनों कंट्रीज़ के अंदर ये रूबल वाला चलता है। अब इसके अंदर हुआ क्या है, बेसिकली मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड देता हूँ। अब सभी को पता है कि रशिया में एक बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ, ऑलमोस्ट वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन बन चुकी थी, और अभी भी काफ़ी हद तक चीज़ें इंप्रूव हुई हैं, बट कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुई हैं। तो वो जो चल रहा था उसके अंदर क्या हुआ कि बहुत सारी कंट्रीज़ ने इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए। इकोनॉमिक सैंक्शन एक तरीका होता है किसी कंपनी को एक तरीके से लॉस पहुंचाने का, बट उसके ऊपर हम फिजिकली वॉर नहीं कर रहे हैं। तो जैसे अगर कोई कंट्री किसी को कुछ इंपोर्ट करती है जो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो उसको मना कर देंगे, मतलब अब वो उस चीज़ को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे उस कंट्री के अंदर, तो वहाँ के लोग परेशान हो जाएंगे, जो उसको जिनको वो चाहिए वो चीज़, कुछ भी हो सकता है, कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। तो अगर लोग वहाँ पे परेशान हो जाएंगे तो वो अपनी गवर्नमेंट को बोलेंगे कि हमें वो चीज़ चाहिए, तो वो इस तरीके से हो सकता है कि वॉर को बंद करा दें। इस तरीके से ऐसा बेसिक आइडिया होता है सैंक्शंस के पीछे। अब यहाँ पर होता क्या है कि काफ़ी सारे सैंक्शंस जो लगे, उसके अंदर एक सैंक्शन था जो कि स्विफ्ट बैंक ने लगाया था। स्विफ्ट बैंक एक्चुअली बहुत ही बड़ा बैंक है, और स्विफ्ट बैंक एक ऐसा बैंक है जो आपको इंटरनेशनली ट्रांजैक्शन करने के लिए चाहिए ही चाहिए स्विफ्ट बैंक का कोड। तो जैसे हर बैंक की हर ब्रांच का एक स्विफ्ट कोड होता है, आपके पास जो भी बैंक है अगर वो इंटरनेशनली आप उसमें ट्रांजैक्शन कर सकते हैं तो उसका एक स्विफ्ट कोड ज़रूर होगा। तो स्विफ्ट कोड अगर आप स्विफ्ट वाली ऑर्गेनाइजेशन जो वो मना कर देती है कि हम इसका स्विफ्ट बोर्ड जो कोड है वो टेम्परेरी डिसेबल कर रहे हैं, तो वो इंटरनेशनली कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। अब प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि जो वो ट्रेडर्स हैं जो वहाँ पर अपना माल इंपोर्ट कराते हैं, एक्सपोर्ट कराते हैं, तो उनको पेमेंट कैसे होगी, क्योंकि कोई भी और तरीका नहीं बचता है इंटरनेशनली ट्रांजैक्शन करने का। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हुई थी। अब यहाँ पर गवर्नमेंट को बहुत सारे ट्रेडर्स जा के कंप्लेन कर रहे थे कि आप कुछ भी करें, हमारे पेमेंट के लिए कुछ सेटलमेंट निकालें, क्योंकि इस तरीके से एक नया मैकेनिज्म भी बन सकता था अगर हम ज़्यादा ड्यू डिलिजेंस करते उसी टाइम पर, कि हम रुपी और रूबल के बीच में एक नया मैकेनिज्म बनाते। तो वही चीज़ है यहाँ पर। अब काफ़ी सारी गवर्नमेंट ने उनको चुप करने के लिए पहला बोल दिया था कि हम एक रुपी रूबल का नया पेमेंट मैकेनिज्म बनाएंगे, और उसके लिए अब यहाँ पर न्यूज़ आई है कि इंडिया टू लाइकली टू टेक सम मोर टाइम टू फाइनलाइज अ रुपी रूबल पेमेंट मैकेनिज्म, जो मैंने आपको अभी बताया, इसके लिए और थोड़ा टाइम लगेगा। आर ट्रेडर्स ऑल्सो, अब ये गवर्नमेंट की स्टेटमेंट है तो ये हो सकता है कि पार्शियली ट्रू हो पार्शियली ना भी ट्रू हो, बट यहाँ पर गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट दी है कि आर ट्रेडर्स ऑल्सो डोंट सी एनी अर्जेंसी इन टेकिंग पेमेंट्स हाउ नाउ एंड आर कंफर्टेबल अलाउिंग इट टू अक्यूमुलेट। तो बेसिकली अब ये बोल रहे हैं कि हमारे जो ट्रेडर्स हैं वो अब अपना प्रोटेस्ट करना उन्होंने बंद कर दिया है, और वो चाह रहे हैं कि मतलब इतनी अर्जेंसी नहीं है उनको पेमेंट की, और वो अक्यूमुलेट करने के लिए यानी कि एक साथ पेमेंट के लिए भी एग्री कर रहे हैं। The ruble plunged to a low of about 136 per dollar in early March from about 75 when the major developed economies slapped sanctions on Russia. तो इकोनॉमिक सैंक्शंस कैसे लगते हैं और वो इकोनॉमी को कैसे इफेक्ट करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। अब उसी के चलते क्या हुआ, रूबल जो था, रूबल करेंसी के अंदर उसकी वैल्यू पहले 75 थी,
वो गिर गिर के 136 रुपीज़ पर हो गई। अब आपको ये स्टेटमेंट गलत लग रही होगी कि 75 से 136 पर कोई चीज़ जा रही है, तो वो एक्चुअली पॉजिटिव लगता है सुनने में, बट ये एक्चुअली नेगेटिव है। ये मैंने आपको रुपये की लॉजिक में भी समझाया है। इसके अंदर बेसिक लॉजिक है कि अगर $1 पहले 75 रूबल के इक्वल था, तो यहाँ पर अब $1 136 रूबल के इक्वल हो चुका है। तो अब क्या कर सकते हैं आप कि आपको $1 खरीदने के लिए पहले सिर्फ 75 रूबल पे करने थे। अब आपको एक ही डॉलर खरीदने के लिए 136 रूबल पे करने हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि डॉलर की वैल्यू बढ़ चुकी है, और अदर वे ऑफ सेइंग कि रूबल की वैल्यू कम हो चुकी है। तो इस वजह से आपका रूबल बहुत ज़्यादा कम हो गया है, ये यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। और इसका एक वो है, एक इम्पैक्ट है कि यहाँ पर ट्रेडिंग लोगों ने उसके अंदर बहुत ज़्यादा कम कर दिया, क्योंकि वो बहुत वोलेटाइल हो गया। 5 स्टेट्स कम ऑन बोर्ड फॉर डिस्कॉम रिवाइवल प्लान। तो यहाँ पर बहुत सारी जो आपकी पावर वाली इंडस्ट्रीज़ हैं, उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट ने अपना इंटरवेंशन किया है। स्टेट गवर्नमेंट ने, मतलब बेसिकली होता है क्या है कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो पावर्स में होता है, मतलब पावर को कम्यूट कराने का पूरा जो सिस्टम होता है, ट्रांसमिशन का सिस्टम होता है, तो उसके अंदर हर स्टेट के अंदर एक स्टेट एंटिटी सेटअप की जाती है। जैसे दिल्ली के अंदर दिल्ली की एक सेटअप एंटिटी है जो कि पूरा ट्रांसमिशन देखती है, जो पोल्स सेटअप करना होता है, इलेक्ट्रिक पोल्स, और वो उसके अंदर तारें वगैरह होती हैं, वो सब बेसिकली देखते हैं। तो यहाँ पर 5 ऐसी स्टेट्स हैं जिनकी जो ये स्टेट वाली एंटिटी है पावर के अंदर, वो ट्रांसमिशन के अंदर, तो वो बहुत ज़्यादा लॉसेस के अंदर चल रही है, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर लोन्स चल रहे हैं। तो अगर हम टोटल कंबाइन कर दे तो 90,000 करोड़ रुपीस का टोटल पेमेंट है जो आउटस्टैंडिंग अभी चल रहा है, जिसको यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने अब इंटरवीन किया है, और स्टेट गवर्नमेंट उनको अब सेटल कर देंगे। सेटल कर देंगे मतलब क्योंकि वो ड्यू उनके साथ ही है या थोड़ा बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ है। जनरली ऐसे होता है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का रेशो होता है 75-25 का। तो 25% उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला होता है, उसको ये लोग रीपे कर देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो स्टेट गवर्नमेंट है अपने पास से, और 75% जो है वो अपने बैड डेब्ट में एक तरीके से नोट कर लेंगे, और पूरे कंपनी को या पूरी जो एंटिटीज़ है उनको डेट फ्री कर देंगे, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। अब यहाँ पर एंड सब्सिडी लायबिलिटीज ऑफ देयर कैश स्ट्रैप्ड इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, तो वही है कि यहाँ पर जो भी बाकी भी उनकी लायबिलिटीज़ हैं उनको सब्सिडाइज कर देगी। अब गवर्नमेंट में सब्सिडाइज करने का बेसिकली मीनिंग होता है क्योंकि आपको कोई पैसा लेना है, और अगर आप लेने में सब्सिडी करते हैं, इसका मतलब है कि आप नहीं ले रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, क्योंकि आप सब्सिडी देते टाइम आप एक्चुअली पेमेंट कर रहे होते हैं, बट लायबिलिटी की सब्सिडी में कोई पेमेंट नहीं होती है। They will also assume nearly 45,000 crore of losses of these distribution utilities under a central scheme to address power sector stress. तो बेसिकली ये है कि यहाँ पर लॉसेस को भी सपोर्ट करेंगे। 45,000 के करोड़ के लॉसेस चल रहे हैं इन 5 एंटिटीज़ को, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर किसी तरीके से सपोर्ट करेगी गवर्नमेंट, और इस लॉसेस को रिकवर करने की भी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर बोला गया, यहाँ पर इसका मेथड नहीं बताया गया, जो यहाँ पर काफ़ी वेग बात हो जाती है। आगे चलते ही, मतलब जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर बोला गया इनॉक्सिस जैन बाइज लक्स, ये LUXE जो लिखा है इसका मतलब है लग्जरी क्वाड्रोप्लेक्स फॉर 144 करोड़ रुपीज़। तो बेसिकली यहाँ पर ये अगेन मतलब बहुत ज़्यादा रेलेवेंट न्यूज़ नहीं है। इसके अंदर लिखा है सिद्धार्थ जैन, जो कि आपके आइनॉक्स ग्रुप जो है, आइनॉक्स और PVR का भी मर्जर हुआ था, तो वो भी आपको हो सकता है काम आ जाएगा अभी इस न्यूज़ में। तो सिद्धार्थ जैन जो है वो आपके प्रमोटर हैं इस आइनॉक्स ग्रुप के। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी एक सी व्यू क्वाड्रोप्लेक्स मतलब एक अपार्टमेंट बाय किया है एक सुप्रीम रेजिडेंशियल टावर के अंदर। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई रेलेवेंट बात नहीं है, मुंबई वॉरली के अंदर वो है, और 144 करोड़ रुपीज़ का है। ये फर्स्ट पेज के अंदर था, तो बस मैंने इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब इसके अलावा इस पेज के ऊपर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, हम नेक्स्ट पेजेस पे चलते हैं। ये रहा। अब यहाँ पर ये जो न्यूज़ हैं इसके अंदर भी ज़्यादा रेलेवेंट बात नहीं है, बट थोड़ी फाइनेंशियली यूजफुल बातें हैं, तो मैंने इनको बहुत ही शॉर्ट में कवर करने की कोशिश की है, और मैं आपको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके काफ़ी सारी डिटेल्स इसकी नहीं दे रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है हर चीज़ के पीछे वो बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ब्रोकर्स कट इन्फोसिस टारगेट्स बाय 4 to 7% बट रिमेन बुलिश। सबसे पहले टारगेट क्या होता है, टारगेट मतलब होता है कि एक नियर टर्म के अंदर स्टॉक प्राइस कितना जा सकता है, इसकी एक्सपेक्टेशन। तो अगर जो ट्रेडिंग करते हैं उनको टारगेट का मीनिंग ज़रूर पता होगा। तो टारगेट बहुत ही एक अच्छी एक फिगर होती है जो निकाला जाता है, और एक्चुअल प्राइस से भी ज़्यादा टारगेट नेसेसरी होता है एक ट्रेडर के लिए, कि एक्चुअल प्राइस आज की डेट में क्या चल रहा है वो कम रेलेवेंट होता है। टारगेट या फिर स्टॉप लॉस मतलब नेगेटिव टारगेट, एक तरीके से कहाँ तक शेयर गिर सकता है वो वैल्यू होती है। तो टारगेट और स्टॉप लॉस एक ऐसी पेयर बनते हैं अपने आप में कि उनके बीच में कितना स्प्रेड है वो बहुत ज़रूरी होता है ट्रेडर के लिए। अब यहाँ पर क्या है, इन्होंने जो ब्रोकर्स हैं, ब्रोकर्स मतलब ब्रोकर एंटिटीज़ हैं जिसके अंदर जेफरीज, मॉर्गन स्टैनली, JP मॉर्गन ये सब आ जाते हैं।
इन्होंने जो है यहाँ पर 4 to 7% से इन्फोसिस का टारगेट कम कर दिया है। बट अभी भी ये मतलब टारगेट कम करने में जनरली हमें ऐसा लगता है कि ये लोग मना कर रहे हैं कि मत खरीदो, बट ऐसा नहीं है, ये अभी भी बुलिश हैं इसको लेकर। अब ये बस इतना चाहते हैं कि बुलिश तो हैं, मतलब खरीदना तो चाहते हैं, सेल नहीं करना चाहते हैं, ये खरीदना चाहते हैं इसको, बट ये चाहते हैं या ये मानते हैं ऐसा कि इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, 4 to 7% कम बढ़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पूरी बात लिखी हुई है। स्टॉक्स डिप ऑन वॉल स्ट्रीट, बॉन्ड डील्स क्लाइम ऑन पॉलिसी कंसर्न्स। तो बेसिकली यहाँ पर दो बातें लिखी हैं इसके अंदर, ये पूरा यूएस इकोनॉमी से रिलेटेड है। यहाँ पर जो स्टॉक्स है यूएस इकोनॉमी में वॉल स्ट्रीट को जो रेफर कर रहे हैं वो थोड़े डिप कर गए हैं। हालांकि ये भी पूरी सही बात नहीं है। अगर आप नीचे आएंगे यहाँ पर आपको सेम आर्टिकल के अंदर देखने को मिलेगा कि डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज जो DJIA है, वो काफ़ी पुराना इंडेक्स है और काफ़ी एक रेलेवेंट इंडेक्स है यूएस के अंदर। DJI, डाउ जोन्स और S&P 500 और नैस्डैक, ये तीन ही इंडेक्स है मेन यूएस मार्केट के अंदर। तो डाउ जोन्स जो है वो आपका एक्चुअली बढ़ा है 30 पॉइंट से, बट 30 पॉइंट्स बहुत ही मार्जिनल इंक्रीज है क्योंकि उसकी एक्चुअल में वैल्यू 34,595 पॉइंट्स है। तो इस तरीके से मार्जिनली बढ़ा है। और S&P ने आपके लॉस किए हैं 25 पॉइंट्स, वो काफ़ी मार्जिनल फिगर है, बट कंपेरेटिवली कम मार्जिनल फिगर है क्योंकि यहाँ पर इसकी टोटल वैल्यू सिर्फ 4,400 समथिंग है। एंड नैस्डैक भी काफ़ी बड़े उससे गिरा है, 178 पॉइंट से गिरा है, जहाँ उसकी क्लोजिंग वैल्यू 13,467 रहती है। तो यहाँ पर जो स्टॉक्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिप कर गए हैं। दूसरी बात, जो बॉन्ड यील्ड क्लाइम लिखा है, इसका मीनिंग है बेसिकली जो यूएस की 10 ईयर ट्रेजरी होती है। 10 ईयर ट्रेजरी मतलब अगर आप 10 साल के लिए एक तरीके से लोन दे रहे हैं गवर्नमेंट को जो ट्रेजरी बिल के थ्रू, तो उसके अंदर जो आपको रेट मिलता है वो आपका रेट कल बढ़ चुका है। अब यहाँ पे चार्ट के अंदर देख सकते हैं, ये जो आपको कल का इंक्रीज दिखेगा 2.7% से या 2.72% से लगभग इतना ही है। यहाँ से लेकर आपको जो 2.83% का इंक्रीज मिलेगा वो है यहाँ पर। तो बेसिकली बोला जाता है कि जब भी आपका काफ़ी रिलेटेड बॉन्ड यील्ड बढ़ती है तो लोग स्टॉक्स को सेल करके बॉन्ड यील्ड के अंदर पैसा डाल देते हैं, इसीलिए आपका ये डिप आया है यहाँ पर मार्केट के अंदर। तो आई होप आपको पूरा क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं अभी तक। लास्ट चलते हैं, दो न्यूज़ बची है आपकी। तो पहली न्यूज़ है आपकी, टेक्सटाइल्स PLI स्कीम नॉट फॉर 61 प्रपोजल्स टू ब्रिंग इन 19,077 करोड़। तो ये बेसिकली एक तरीके से जो टेक्सटाइल PLI स्कीम चल रही थी इसका रिजल्ट आ चुका है। तो PLI स्कीम बेसिकली क्या होता है? PLI स्कीम होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसके अंदर अगर आप एक स्पेसिफिक लिमिट से ऊपर प्रोडक्शन करते हैं और अगर आप एक सेट ऑफ प्रोसीजर्स के थ्रू पूरी प्रोडक्शन करते हैं तो गवर्नमेंट आपको एक बेनिफिट प्रोवाइड करती है, जो कि जनरली सब्सिडीज़ की फॉर्म में हो सकता है, कैश के टैक्स के कटिंग के उस फॉर्म में हो सकता है, बहुत सारी फॉर्म्स में हो सकता है। तो उसके अंदर क्या है यहाँ पर अब लोगों ने जो किया था, जिन्होंने अप्लाई किया था टेक्सटाइल PLI स्कीम के अंदर, अब ऑब्वियसली बात है टेक्सटाइल PLI स्कीम के अंदर कपड़े से रिलेटेड PLI बने हुए थे, कपड़े से रिलेटेड आपकी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स वगैरह बने हुए थे। तो उन्होंने जो अप्लाई किया उनमें से 61 को आपकी एक्सेप्टेंस मिल चुकी है और इसके अलावा 6 प्रपोजल्स ऐसे हैं जो अभी पेंडिंग चल रहे हैं। 61 जो आपके जीत चुके हैं उनका यहाँ पर नाम आपको सबका दिख जाएगा इस पूरे आर्टिकल के अंदर, कि आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, कोई इसका रेलेवेंस नहीं है इसको पढ़ने का, बट मतलब अगर कोई इसमें से लिस्टेड एंटिटी है तो आपको हो सकता है इसमें फ़र्क पड़ जाए। अब यहाँ पर इसके अलावा जो टोटल वैल्यू निकल के आती है, गवर्नमेंट जो सपोर्ट प्रोवाइड करेगी वो आती है 19,077 करोड़ रुपीज़ में। 19,077 मैंने आई डोंट नो वाई बोला यहाँ पर। खैर उसके अलावा 13 एप्लीकेशंस ऐसी हैं 61 के अंदर से जिसके अंदर गवर्नमेंट मिनिमम इन्वेस्टमेंट करेगी 300 करोड़ की। अभी क्या है, इन्वेस्टमेंट हुई नहीं है, ये सिर्फ कमिटमेंट है। और इसके साथ ही आपकी 48 ऐसी कंपनीज हैं जो कि आपकी 100 करोड़ रुपीज़ की मिनिमम इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट रखती हैं। अब इसके अलावा एक बहुत ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन लिखी है कि इसके अलावा अब इसका एक फेज़ 2 लेके आएगी गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट 23,000 करोड़ रुपीज़ का बजट था और उसके अंदर से 19,000 के आसपास का बजट यूटिलाइज हुआ है। तो उसके अंदर 4,000 करोड़ रुपीज़ का बजट अभी भी बचा है। तो इसको यूटिलाइज करने के लिए, स्कीम को डिसबर्स करने के लिए अभी एक फेज़ 2 आएगी गवर्नमेंट इसका लेकर, जो कि आपकी ऑब्वियसली बात है इसी ईयर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, मेट डिपार्टमेंट स्प्रिंग्स अप न्यू रेनफॉल नॉर्मल। तो यहाँ पर IMD डिपार्टमेंट जो होता है, पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। तो ये IMD डिपार्टमेंट का विकीपीडिया है। IMD डिपार्टमेंट का फुल फॉर्म है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसका मेन काम होता है बहुत सारी वेदर प्रेडिक्शंस निकालना, मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन करना, यानी कि बारिश कितनी हो रही है, सनफॉल मतलब सनराइज़ कब हो रहा है, सनसेट कब हो रहा है पूरे इंडिया के चीज़ों के अंदर, और विंड्स कहाँ पे कैसे चल रही हैं, ये सब चीज़ें, और बहुत सारी और भी एडवांस चीज़ें ज्योग्राफी के अंदर होती है। मैं भी ज़्यादा अवेयर नहीं हूँ इस टॉपिक के अंदर या अर्थ साइंसिस के अंदर। तो वो सब चीज़ें ये कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं, मेजर करते हैं। अब यहाँ पर इसी डेटा ने क्या किया है,
अब मैं आपको एक बहुत ही अलग सा एग्जांपल देता हूँ जो कि आपको बाद में रिलेट करेगा इस न्यूज़ से। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो इस लाइन को आप बता सकते हैं छोटी है या बड़ी है? आप नहीं बता सकते। आपको एक दूसरी लाइन चाहिए, दूसरा डेटा चाहिए कंपेयर करने के लिए। अगर मैं यहाँ पे एक छोटी लाइन बना देता हूँ तो आप बेसिकली इजीली बता सकते हैं कि ये लाइन बड़ी है, बट अगर मैं ये लाइन एक बना देता हूँ, यहाँ पर थोड़ी बड़ी लाइन बना देता हूँ, तो आप बता सकते हैं कि ये लाइन छोटी है। तो इस तरीके से एक प्रीवियस डेटा या एक सेकेंडरी डेटा चाहिए होता है किसी भी डेटा को कंपेयर करने के लिए। अब यहाँ पर हुआ क्या था, अगर जो रेनफॉल का डेटा होता था अभी तक, रेनफॉल के डेटा को कंप्यूट करने के लिए या कंपेयर करने के लिए हम 1961 से लेकर 2010 का जो डेटा था उसकी एवरेज निकाल के चलते थे कि इस साल कितनी बारिश हो रही है। तो उसको इन्होंने कंपेयर करा है अब, मतलब उनको इन्होंने चेंज कर दिया है अब। और अभी 1961 से 10 साल आगे चले गए हैं, 1971 से लेकर 2020 तक का डेटा वे निकाल रहे होंगे, और वो जो डेटा है वो इस पुराने वाले डेटा से ज़्यादा है। यानी कि आप देख सकते हैं बारिश का लेवल धीरे धीरे करके बढ़ने लग रहा है यहाँ पर ये दर्शाता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्प्रिंग्स अप न्यू रेनफॉल नॉर्मल का मतलब है नया एक नॉर्मल बन चुका है, जो 1971 से 2022 का डेटा है, इसका एवरेज है। और ये मैंने आपको लाइनों वाली कहानी क्यों बताई, ये मैंने इसलिए बताई कि इसकी नीड क्या है इस डेटा की। इस डेटा की नीड इसलिए है क्योंकि हमें जो इस साल बारिश हो रही है वो ज़्यादा हो रही है कम हो रही है, उसको मेजर करने के लिए एक डेटा चाहिए, जो कि अब ये डेटा एक्ट करेगा उस प्लेस पर। यही सेम लाइन इस यहाँ पर भी लिखी है और आप समझ सकते हैं कि ये ज़्यादा रेलिवेंट न्यूज़ ऐसा नहीं है। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप, मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ, अगर आपको लिंक्डइन पर ग्रो करना है, लिंक्डइन की बहुत सारी टिप्स चाहिए, तो आप एक चैनल मैंने नीचे लिंक दिया है एक वीडियो का, उसको आप जाके देख सकते हैं। और बहुत सारी और केस स्टडीज़ और ये सब भी वो अपलोड करते रहते हैं अपने चैनल पे और लिंक्डइन पे भी। तो आप चाहें तो लिंक्डइन पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, आपका काफ़ी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाएगा अगर ये एक्सेप्ट वगैरह कर लेते हैं। तो बाकी दैट इज़ इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।